फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TG 24/7 में। जैसा कि आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि एग्रोनॉमी का यूनिट 1 जो कि नेब्रास मुंडा की बुक से लिया गया है। तो चलिए मैं अपने सेशन को शुरू करता हूँ। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि देखिए इसमें लिखा क्या है, उससे आज हम समझेंगे। किसी चीज़ की पहले मीनिंग जानना ज़रूरी होता है। यह आप पूछ ले, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रोनॉमी की मीनिंग नहीं पता है तो एग्रीकल्चर करना बेकार है। चलिए, क्योंकि इस हर चीज़ को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सस्य विज्ञान 2 ग्रीक शब्दों से व्युत्पन्न शब्दों से बना है। मतलब सस्य विज्ञान 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। और पहला शब्द है एग्रोज और दूसरा नोमोस। एग्रोज का मतलब खेत, नोमोस का मतलब प्रबंधन। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं कि सस्य विज्ञान किन शब्दों से मिलकर बना है, तो आप कहें ग्रीक शब्द से। इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए या अपने बुक पे लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ऐसा कीजिए, किसका एक फेयर बना डालिए। जो जो इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा या जो जो आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा सबको अपन फेयर पे नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। परिभाषा, इसकी हम परिभाषा भी याद करेंगे। सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, सस्य विज्ञान एक कृषि विज्ञान की शाखा है। शाखा का मतलब क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर एक पौधा है तो उसका सस्य विज्ञान, सॉयल साइंस, हार्टिकल्चर, ये सब ब्रांच है, शाखा है। चलिए, तो जो उत्पादकता के लिए फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाले तरीकों को अपनाया जाने से संबंधित है। तो ये मतलब जैसे मिट्टी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए फसल के लिए, मतलब उस फसल के लिए कंपेबल हो उस फसल के लिए, जो फसल हम बो रहे हैं उसके लिए वो कंपेबल हो, ऐसी मिट्टी हमें उपयोग करनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर फसल के लिए उसमें कितना हम खाद देंगे, कितना यूरिया देंगे कि ताकि वो हमारी फसल के लिए अनुकूल हो, तो हमारे फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। भारतीय कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के रूप में है। भारत में मतलब अक्सर जो कृषि करते हैं वो अपने जीवन जीने के लिए मात्र करते हैं। खाया बोया, खाया ख़त्म। बिजनेस से कम, बिजनेस पर्पज़ से हम लोग कम एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। चलिए ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक के नाम हैं, उनके कार्य हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे पीटर डी क्रेसेंजी, इन्होंने क्या कि ने पहली बार अपनी पुस्तक ओपस रूरालियम कामोडारम में एग्रोनॉमी से संबंधित कई साहित्य एकत्र किए। ये देखिए RI PhD 2019 में पूछा गया है। इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए या अपने बुक में नोट कर लीजिए। इन्हें एग्रोनॉमी का जनक कहते हैं। एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और जहाँ ना समझ में आए या हमारी बातें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली वीडियो में ऐसी दिक्कत ना आए आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वान हेलमोंट ने निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति का मुख्य तत्व पानी है। देखिए, किसी पौधे का हम लोग जानते हैं, सबसे पहले अगर कोई पौधा लगे तो हम लोग दौड़ दौड़ के पानी देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी फसल का मुख्य तत्व पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो आप यूरिया दीजिए, सब कुछ दीजिए, सब बेकार है। क्योंकि जितना तत्व है, सब कुछ है, सब लोग पानी के द्वारा पत्ती में जाते हैं, तभी भोजन बनता है। पानी के माध्यम से ही सब लोग सब पौधे के ऊपर जाते हैं, तो इसलिए पौधे का मुख्य तत्व पानी है। अगर पानी नहीं रहेगा तो आप कितना भी खाद दीजिए, कितना भी यूरिया दीजिए, पौधे को सूखना तय है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि हम लोग तो बार बार पानी नहीं देते कुछ पौधों को, बड़े पौधों के, तो आप देखते होंगे कि उनके नीचे नमी रहती होगी, तो केशिका जल वो खींच लेते हैं। और एक क्वेश्चन और हम आपको बता दें, पौधे पे पानी की मिट्टी के कौन सा जल लेते हैं? केशिका जल लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा में हम आपको बता देते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जेठो टुल ने एक पुस्तक
हस्बेंड्री प्रकाशित की और एवं उनके द्वारा पहले वीड एवं जीरो टिलेज शब्द दिए गए। जिट्ठो टूल को फादर ऑफ टिलेज और फादर ऑफ वीट साइंस कहा जाता है। ये दोनों के पितामह हैं जिट्ठो टूल। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। आर्थर यंग, देखिए ये सब वैज्ञानिक सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आप नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट कर सकते हैं। आर्थर यंग ने पोट्री, डंग, कूड़े बारूद आदि जैसी कई सामग्रियों को लगाकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पॉट कल्चर प्रयोगों का संचालन किया। उन्होंने 46 संस्करणों में एलान्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में अपना काम प्रकाशित किया। खेती के लिए सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुरुआत 1840 में जस्टर वान लेविंग ने की थी। मतलब वैज्ञानिक दृष्टि खेती की शुरुआत कब हुई? 1840 ईस्वी में। चलिए, अगर हम ज़्यादा देर किसी टॉपिक पर बहस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये कुछ सूत्र हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे हम ना पढ़ाकर अब हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये सब कुछ सूत्र हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रॉपिंग सिस्टम में हम आ गए हैं। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है? देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा किसी एक टॉपिक पर बहस करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। फसल प्रणाली में आ गए। यह एक खेत पर उपयोग किए जाने वाले फसल के पैटर्न और खेत के संसाधनों जैसे संबंधित कृषि उद्यमों और उपलब्ध घटक की प्रौद्योगिकी के साथ क्रियाकलापों को संदर्भित करता है। फसल प्रणाली जो, इसे आप लोग समझिए। इस पर हम ज़्यादा किसी टॉपिक पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अब कटाई सूचकांक क्या होता है? यह अवधारणा डोनाल्ड ने दी थी, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फसल हार्वेस्टिंग इंडेक्स किसने दी थी? डोनाल्ड ने। इसे हम पूरा पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रूप में CO2 के कुशल उपयोग को फसल सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह फसल की आर्थिक उपज एवं जैविक उपज का अनुपात है जो प्रकाशित में व्यक्त किया जाता है। सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक आलू का 82%। इसे आप लोग याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा फसल सूचकांक किसका है? आलू का 82%। और अनाजों का कितना है? 50% है। दलहनी फसलों का आर्थिक उपज कम होने से इसका कटाई सूचकांक लगभग 25%। मतलब दलहनी फसलों की 25% है कटाई सूचकांक। लेकिन अरहर की कटाई सूचकांक सबसे कम, केवल 19%। देखिए दो, एक आलू का जो सबसे ज़्यादा है, एक अरहर का, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया दिया हुआ है कटाई सूचकांक निकालने के लिए। आर्थिक उपज अनाज का बटे जैविक उपज अनाज प्लस भूसा गुणे 100, ये कटाई सूचकांक निकालने का है। इसे आप लोग अपने बुक में नोट कर लीजिए। यह चाहिए मतलब हार्वेस्टिंग इंडेक्स के विभाजन के समान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रभावशीलता गुणांक CE बराबर सिंक या स्रोत गुणे 100। जो CE का फुल फॉर्म आप लोग ऊपर देख रहे हैं, कॉन्फिशेंट ऑफ इफ। ये देखिए, ठीक है। तो सिंक स्रोत गुणे 100। अब आगे स्रोत क्या होता है? सोर्स पौधे के वे हिस्से जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, आमतौर पर पत्तियाँ होती हैं। सोर्स ये है। सिंक क्या है?
जहाँ प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ इकट्ठा होता है, आमतौर पर अनाज सिंक होता है। मतलब जो पौधे में जो भोजन बनता है वो आपके फलों में इकट्ठा होता है, जैसे आलू में नीचे कंद में इकट्ठा हो गया, गेहूं में ऊपर जो दाने होते हैं वही जब प्रकाश संश्लेषण में ज़्यादा ग्लूकोज बनता है तो उन्हीं दानों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिशिएंट इफेक्टिवनेस है ये भी जो मैं बताया, और सिंक का भी अर्थ मैंने बता दिया और सोर्स का भी अर्थ हमने बता दिया। तो इसके आगे हम चलते हैं। सिंक बटे सोर्स गुणे 100, ये इसका फार्मूला है। लेकिन अब देखिए सिंक होता है उसके आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन अपवाद हो सकता है, जैसे आलू में तना, चुकंदर में जड़ें, पालक में पत्तियां सिंक है। मतलब कि ये मतलब हर जगह ये ऊपर ही नहीं इकट्ठा होता, ये कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आलू में तना हो सकता है, चुकंदर में जड़ें हो सकती हैं, पालक में पत्तियां सिंक हो सकती हैं, तो वहाँ पर इकट्ठा होता है। प्रकाश संश्लेषण से जो पदार्थ बनता है वहाँ पर इकट्ठा होता है। यहाँ आप देखिए सोरघम सिकनेस क्या होता है, इसे भी हम थोड़ा पढ़ते हैं। सोरघम सिकनेस अधिक सीएन अनुपात के कारण ज्वार के अवशेष सड़ने या विघटन के लिए लंबा समय लेते हैं। इसलिए ज्वार के अवशेष के विघटन प्रक्रिया के दौरान मिट्टी की नाइट्रोजन अवरुद्ध या स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है, जिससे अगली फसल बोने पर नाइट्रोजन की कमी शुरुआती लक्षणों में दिखते हुए फसल वृद्धि को प्रभावित करती है। CN का मतलब जानते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात के कारण, मतलब CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। ज्वार की जड़ें सड़ने या सड़ना, विघटन होना भी सड़ना दोनों एक ही चीज़ है कि विघटन के लिए लंबा समय लेते हैं। मतलब ये सड़ने के लिए लंबा समय लेते हैं, इसे आप साफ समझिए। इसके लिए ज्वार के अवशेष विघटन प्रक्रिया के दौरान मिट्टी की नाइट्रोजन अवरुद्ध या अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती है। इसके बाद जो मिट्टी में नाइट्रोजन है वो बंद हो जाती है, जिससे अगली फसल में जब वो बंद हो जाएगी तो अगली फसल में उसकी कमी महसूस होगी, जो लक्षण के रूप में दिखाई देगी। यही इसमें लिखा है। सोरघम सिकनेस के प्रभाव कम करने के लिए अगली फसल में उर्वरक देते समय 25% नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक काम में लेते हैं। मतलब जब ये हो जाती है तो हम अगली फसल जब बोते हैं, सोरघम सिकनेस जब हो जाती है तो 25% नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अधिक, मतलब 25% और अधिक हम नाइट्रोजन उस फसल को देते हैं। इसी के साथ यूनिट 1 ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। और अच्छा लग रहा हो तो वही बात जो सब कहते हैं उसे हम कहना नहीं चाहते, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इसी के साथ जय हिंद।